ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दो समान लंबाई के तारों, एल्युमिनियम में ये 5वां सवाल है। एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयां तथा द्रव्यमानों के अनुपात क्रमशः 3, 2, 1 है तथा 1, 2, 3 है। तो इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या हुआ है, हमारे पास जानकारी क्या क्या दिया है। L1 अनुपात L1, L2 अनुपात L3 दिया है 3:2:1। M1 अनुपात M2 अनुपात MP3 क्या है, तो 1:2:3। हमसे पूछा क्या है, R1 अनुपात R2 अनुपात R3 की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम R के बारे में कोई ऐसे पद लिखेंगे जिसमें कि L भी आ जाए और M भी आ जाए। अभी हमको फार्मूला जो पता है R बराबर रो L/L, यही आता है और कुछ नहीं आता हमको, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अब L तो है ही है हमको पहले से, चूंकि L की वैल्यू दिया है तो L से तो कोई दिक्कत नहीं। A की जगह पे हमको M लाना है, A की जगह पे A को M में कन्वर्ट करना हो। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल फार्मूला होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ पे देखो M है लेकिन इसमें V है और यहाँ पे A है। तो किसी तरीके से अगर A को V बना दें तो यहाँ वाला V, यहाँ ये V बन जाएगा, फिर V की वैल्यू यहाँ से M और D के पदों में लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब A को, एरिया को आयतन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें लंबाई का गुणा कर दें। लंबाई के नीचे गुणा करेंगे, ऊपर भी करना पड़ेगा नहीं तो संख्या, ये वैल्यू बदल जाएगी। ऊपर नीचे L का गुणा कर देंगे तो ये V में कन्वर्ट हो गया। जब ये V में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम लोग रो L²/V लिख सकते हैं। अब यहाँ V की जगह में फिर क्या उठा के रख देंगे, यहाँ से देखो 75 करके V बराबर में M/D हो जाएगा। तो यहाँ V की जगह में M/D रख दिए तो हमारा L भी आ गया, M भी आ गया। जिन जिन चीज की वैल्यू दी है वो चीज हमारी आ गई है, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा हो गया काम। अब काम हो गया तो इस D को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे सामने फ्रंट में, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो D L²/M, ठीक है। हमारा काम हो गया ये। अब इसके आधार पर भी हम R1 R2 ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक, कोई बात। R बराबर रो D L²/M आ गया हमारा। अब देखो एक ही धातु के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया, एक ही धातु के लिए जो है, अगर एक ही धातु के लिए हमारा क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध सबका सेम होगा तो रो1 रो2 रो3 रो हो जाएगा। इसी प्रकार घनत्व भी D1 D2 D3 एक ही पदार्थ के लिए सेम होता है। तो यहाँ पे जब R1 की वैल्यू लिखेंगे तो जो जो सेम है उनको छोड़ देंगे, जो बच रहे हैं उनमें 1 1 लगा देते हैं। इसी प्रकार R2 लिखेंगे, जो सेम है उनको छोड़ देंगे, जो बच रहे हैं जो हो अलग अलग हो सकते हैं लंबाई और द्रव्यमान में 2 लगा दिया। इसी प्रकार R3 है, रो D, इसमें L3 और M3 लिख दिए। जो स्क्वायर है वो स्क्वायर के साथ आएगा, जो विदाउट स्क्वायर है वो विदाउट स्क्वायर के साथ आएगा। यहाँ पे देखो R1 पर रो D L1²/M1, R2 बराबर रो D L2²/M2, R3 इक्वल टू रो D L3 का क्यू L3² इसको अनुपात में लिख दो, R1 अनुपात R2 अनुपात R3 इक्वल टू रो D L1/N1 अनुपात रो D L2²/M2 रो D L3 का स्क्वायर/M3। यहाँ से जो सेम कॉमन होते हैं वो कट जाते हैं। किसी भी कोई भी अनुपात लिखा हुआ हो उसमें समान संख्याओं का भाग भी दे सकते हो, गुणा भी कर सकते हो, कभी भी उसका वैल्यू नहीं बदलती है। इनको हमने भाग दे दिया, रोडी के सब में खत्म। अब बचा क्या, L1 की जगह में L1 L2 L3 है, वहां पे हमको अनुपात दिया 3:1, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, जब स्क्वायर के रूप में है तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा ये कहा है, M1 हमारा 1 है, M2 हमारा 2 है और M3 हमारा 3 है, वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4/2 आ जाएगा, यहाँ 1/3 आ जाएगा। अब पूरे में क्या करते हैं, बटे से हटाने, इस 3 को हटाने के लिए पूरे में 3 का गुणा कर देंगे तो 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 और यहाँ से ऊपर नीचे 3 कट जाएगा तो सिंगल 1 बचेगा। इस प्रकार से हमारा ये पूरा कंप्लीट आंसर हो गया। 3 नंबर का सवाल आराम से
तुमको 3 नंबर अब मिल जाएंगे। चौथे नंबर में कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, तो लिख लेना नोट से। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व तो 8.5 गुणे 10⁻28 प्रति घन मीटर है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोले या संख्या घनत्व, दोनों का मतलब सेम होता है। 0.2 मीटर लंबाई तथा 1 घन मीटर 1 मिलीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। जबकि 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 गुणे 10⁻⁻6 वो मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड है। चलो इसको लगाते हैं। अरे भाई रिकॉर्ड तो हुए, एक सेकेंड, इस पूरी मेहनत खराब गई, फिर से देख लो। अच्छा, हमारा n इक्वल टू 8.5 गुणे 10⁻28 मीटर प्रति घन मीटर दिया हुआ, तो मीटर घात -3 लिख दिया। l बराबर 0.2 मीटर दिया, a बराबर 1 मीटर mm का स्क्वायर दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। धारा पूछा, धारा का मान, I की वैल्यू पूछा है, V की वैल्यू दिया है 4 वोल्ट और मी की वैल्यू 4.5 गुणे 10⁻6। धारा का फार्मूला होता है इक्वल टू ANEVD। एरिया तो दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, n दिया है ये, E की वैल्यू हमको पता है 1.6 × 10⁻19 होती है। VD हमको दिया ही नहीं है, तो VD नहीं दिया तो उसकी जगह में क्या क्या दिया है, एक तो V दिया है विभवांतर, न्यू दिया है गतिशीलता और L दिया है लंबाई चालक की। तो यहाँ से हम गतिशीलता निकाल VD निकल सकता होगा, तभी तो दिया क्वेश्चन में। तो अब जब दिया है तो उसको चेक करते हैं। देखो म्यू बराबर VD बटे E होता है, हमको ये फार्मूला रटा होना चाहिए। और E बराबर जो वैद्युत क्षेत्र जो होता है विभवांतर बटे लंबा, बीच की दूरी होती है, तो विभवांतर बटे लंबाई मान लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू VD बटे में E की जगह V/L पुट कर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, मेरा क्या आ जाएगा, VD बराबर में म्यू इंटू V/L आ जाएगा। तो मैं अब तो फिर क्या करूंगा, इस समीकरण से VD की वैल्यू निकाल के इस पे पुट कर दूंगा। तो पुट जैसे ही करूंगा तो N इक्वल टू I इक्वल टू NE और म्यू इंटू V/L हो जाएगा। यहाँ से VD की इक्वल टू म्यू इंटू V/L आएगी, वैल्यू पुट कर दे। अब यहाँ पे सारी वैल्यू हमको पता है, A पता है 10⁻6 ये वाला, N पता है 8.5 गुणे 10⁻+28, फिर E की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻19 है, तो सबको रटा होता है और क्वेश्चन पेपर के लास्ट में भी दिया रहता है। और ये वाली जो म्यू की वैल्यू है वो 4.5 गुणे 10⁻6 दे रखा है, और V की वैल्यू 4 वोल्ट दे रखा है, L की वैल्यू 0.2 मीटर दे रखा है, सारी वैल्यू दे रखा है। इनको सॉल्व कर लेंगे, धारा का मान कितना आ जाएगा, 1.22 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, VD न दे करके विभव, लंबाई और गतिशीलता 3 चीजें दे रखा था। ठीक है, इस तरीके से देख सकते, इधर का देख के पूरा देख गया होगा और इधर का भी देख गया होगा। 7वां सवाल पूछा है 1 नंबर का, तो इसको 1 नंबर के ही तरीके लगाएंगे। बढ़िया छोटा सा, एक तार के प्रतिरोध 8 ओम है, इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तो नया प्रतिरोध ज्ञात करो। ये पूछा है हमसे, कुछ नहीं करना है, फार्मूला होता है, शॉर्टकट होता है, R डैश इक्वल टू N²R। R प्रारंभिक प्रतिरोध होता है, N होता है जितने गुना तार में लंबाई में वृद्धि की गई है तार की लंबाई में, और R डैश नया प्रतिरोध होता है हमेशा। इसको जब सॉल्व करोगे, यहाँ या जहाँ हमने N इक्वल टू क्या लिखा है, L डैश अपान में L, अंतिम लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई, ये नीचे डिटेल में दे रखा है। R डैश R प्रारंभिक प्रतिरोध, L प्रारंभिक लंबाई, R डैश अंतिम प्रतिरोध, L डैश अंतिम लंबाई। यहाँ पे R की वैल्यू 8 दिया है, N की वैल्यू 2 दिया है, और N जो होगा वो हमारा 2 होगा, N हमारा 2 ही होगा। इसमें डायरेक्ट लिख दो, 2 गुना है तो 2, 3 गुना है तो 3। ठीक है, जितने गुना लंबाई में वृद्धि हो वो N की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे
पुट कर दोगे आर डैश बराबर में एन का स्क्वायर, एन की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू 8 है, पुट कर दोगे आर डैश 32 आ गया, खत्म काम। 1 मिनट में निकाल के लगा के आगे निकलो। इसके जो डेरिवेशन होता है वो मैं करा दे रहा हूँ, वो पूछा जा सकता है इंटर में। तो डेरिवेशन के क्या है, कोई तार है, तार का जो प्रतिरोध होता है हम हमेशा लिखते हैं आर बराबर में रो एल बाई ए। तो अगर 2 तार है, मान लो एक तार है, प्रारंभिक लंबाई प्रतिरोध R1 है, तो R1 इक्वल टू रो डैश ने रो L1 बाई A1 होगी। तो ये प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ छेद का क्षेत्रफल। इसी प्रकार जब उसकी लंबाई बढ़ा देंगे तो R2 मान लो प्रतिरोध हो गया, तो रो L2 बाई A2 हो जाएगा। लंबाई तो बदल जाएगी, L2 हो जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल जाएगा, A2 हो जाएगा। प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा, एक ही तार का प्रतिरोध तब तक नहीं बदलता जब तक पदार्थ न बदले। मान लो तार तुम्हारा तांबे का है, उसको खींच दिए तो लोहे तो नहीं बन जाएगा, वो लोहे ही रहेगा। इसलिए पहले भी विशिष्ट प्रतिरोध रो रहेगा, बाद में भी रो ही रहेगा। अब इसको क्या करोगे, हमको निकालना है इनका अनुपात। अनुपात निकाल लेंगे तो अपने आप ही हमारा फार्मूला बन जाएगा ये वाला। तो क्या करेंगे, जहां जहां हमने R1 लिखा है वहां R लिख दोगे, जहां जहां R2 लिखा है वहां R डैश लिख दोगे, तो ये फार्मूला अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब मेरा अगर R1 बाई R2 कर दूं तो रो L1 बाई A1 बटे में रो L2 बाई A2 करोगे, सॉल्व करोगे तो L1 अपान में L2 इंटू A2 अपान में A1 ये आएगा। अब L1 अपान L2 तो मुझे पता रहेगा हमेशा, वो तो इसकी वैल्यू हमको पता रहती है। हमें A2 बाई A1 में हम फंस जाएंगे जाके, कभी भी ये नहीं बताता कि इसका अनुप्रस्थ परिक्षेत्रफल इतने गुना घटा दिया गया या बढ़ा दिया गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम आयतन के पास जाएंगे, क्योंकि आयतन में दोनों मौजूद होते हैं, यहीं से हमारा काम बनेगा। पहले का आयतन बाद का आयतन सेम होगा, पहले का आयतन V1 बाद का आयतन V2 दोनों सेम होगा। V1 जब लिखेंगे A1 L1 और V2 जो लिखेंगे A2 L2। क्रॉस सेक्शनल एरिया गुणे लंबाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया गुणे लंबाई, यहाँ से हमको पता चल जाएगा A1 अपान A2 इक्वल टू L2 अपान L1 बन जाएगा। फिर यहाँ की सहायता से वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे A2 बाई A1 की। A2 बाई A1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, L1 बाई L2। पहले से L1 बाई L2 था, फिर से दोबारा L1 बाई L2 आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हमारा L1 का स्क्वायर बटे L2 का स्क्वायर आ गया। तो हम क्या करते हैं, R2 को ऊपर लिख देते हैं, इसी को पलट देते हैं। R2 को ऊपर कर दिया, R1 को नीचे कर दिया, और L2 को ऊपर कर दिया, L1 को नीचे कर दिया। और हमको पता है L2 बाई L1 कितना होता है, n। तो L2 बाई L1 की जगह n कर दिया, n का स्क्वायर हो जाएगा, R2 बाई R2 बराबर में n स्क्वायर टाइम्स R1। ये हमारा फार्मूला डिराइव हो गया। ये फार्मूला डिराइव करना आना चाहिए। बस इसमें एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट यही है, इस आयतन, पहले का आयतन और बाद का आयतन, ये हमेशा बराबर रखना। तार को खींचने से उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता हमारे सिलेबस में, बस इतना। ठीक है, परिवर्तन अगर थोड़ा बड़ा होता भी है तो हमारे सिलेबस में वो है नहीं। ठीक है, ये माना जाता है कि पहले का आयतन बाद का आयतन तार को खींचने पर सेम रहता है, और सेम ही मान के हमेशा करना है। ठीक है, ये कंडीशन मिल जाएगी हमको यहाँ से। इस फार्मूले को रट लेना, कई बार काम देता है। टाइम नहीं रहता तो डायरेक्ट फार्मूले में क्वेश्चन को आंसर करो।